गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, है ना? 10 क्लास का जो संस्कृत है ना, इसमें प्रश्न उत्तर जो है वह हिंदी में रहता लिखा हुआ, ठीक है? मतलब क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछेगा और हिंदी में अनुवाद भी बोलेगा करने के लिए। अनुवाद आएगा 7 नंबर का, ठीक है? और 7 नंबर का आएगा क्या? निबंध समझते हैं जब आप अनुवाद कीजिएगा तो संस्कृत हिंदी से ही ज़्यादा रूपांतरित होता है। तो सभी चैप्टर का हिंदी में हम लोग आज प्रश्न उत्तर आज से शुरू करेंगे और बारी बारी सब पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो आता है वो किस में आता है? हिंदी में, संस्कृत में नहीं पूछेगा। अगर पूछा भी संस्कृत तो एक वाक्य वाला उत्तर पूछेगा। तो ज़्यादातर 90% सवाल जो होगा हिंदी में रहेगा क्वेश्चन आंसर के मामले में। तो एक एक चैप्टर का हम लोग बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो बोलिएगा, उसको हम फिर से समझाएंगे, ठीक? पहला चैप्टर है। अच्छा, ये जो नोट्स है, ये नोट्स अगर सबके पास उपलब्ध है, ठीक है? बाई चांस जैसे कोई वीडियो देख रहा है और कोई, तो कमेंट बॉक्स में अगर अपना नंबर लिखता तो उसको हम भेज देंगे, ठीक है? पहला चैप्टर इसमें पाटलिपुत्र वैभव। देखिए, पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं। किसको? पटना। वैभव मतलब वहाँ का समृद्धि, ठीक है, वहाँ का अच्छाई, इतिहास, सबको उसको घेर दीजिए पूरा। तो पटना कैसा था, उसका इतिहास क्या था, कैसे बना, इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है? चैप्टर कहता है, पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? रक्षा व्यवस्था मतलब कोई बाहरी लोग उस पर आक्रमण नहीं करे, है ना? वहाँ रहने वाले लोगों को अपना जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो इन सभी चीज़ का मतलब स्थिति चंद्रगुप्त जब राजा था उस समय कैसा था? क्योंकि पहले राजतंत्र था। क्या था? राजा शासन करता था। अभी क्या है? लोकतंत्र, जनता शासन करता है। जनता 5 साल किसी सरकार को चुनती है, फिर वह 5 साल अपना शासन जमाता है। जनता को अगर उस सरकार का नियम कानून, उसका कार्य बढ़िया लगता है, फिर अगले बार उसको चुनती है, नहीं तो फिर दूसरे सरकार को नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, राजतंत्र था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था तो पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? सवाल ही है। आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत बढ़िया था। लोगों को अपना जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। मतलब दूसरे राज्य का राजा उस राज्य पे हावी नहीं होता था, उसको सताता नहीं था, वहाँ के प्रजा को, या उसको गुलाम या अधीन नहीं बनाता था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में तो रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत बढ़िया, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है। अच्छा, राजदूत क्या होता है? राजा के द्वारा भेजा गया दूत। जैसे कोई दूसरा राज्य का, यहाँ राज्य देश को कहते हैं, ठीक है? दूसरे देश का लोग किसी अन्य देश में अपना दूत को भेजता है। हाँ, दूत को नहीं, सेवक दूसरा चीज हो गया। दूत जिसको हम लोग राजदूत बोलते हैं, वो उसका काम होता है क्या? वहाँ के खबर को दूसरे देश तक पहुँचाना, दूसरे देश की खबर को दूसरे देश तक पहुँचाना, ठीक है? मतलब आदान प्रदान खबर का करता है। और दूत को ना कोई भी देश का सेना नहीं रोकता है, उसको मतलब आने जाना का अति होता है, मतलब आज़ादी होता है। आज़ादी इसलिए होता है क्योंकि वही तो है, तो दोनों की खबर का आदान प्रदान करता है। जैसे बजरंगबली राम का दूत बन के गया था लंका, नहीं गया था सीता के पास, तो रावण चाहता तो उससे युद्ध करके वहाँ मार सकता था, भले नहीं सके अलग वाले, लेकिन युद्ध करता ना, लेकिन उसको छोड़ा। क्यों छोड़ा? वैसे भिड़ता तो बजरंगबली तो सकता नहीं है ना। तुम लोग जानता, छठे का दूध याद दिलाना, मुहावरा पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो वही दिला देता है ना। लेकिन फिर भी नहीं, बजरंगबली को पकड़ा या थोड़ा सा सजा दे करके भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ से जाएगा राम के पास ना, तो बताएगा कि यहाँ क्या है, कैसे है, कहाँ सीता है, फिर वो आएगा या और कुछ होगा। तो दूत को कभी कोई नहीं कैद करता है। जैसे भारत का दूत किसी अन्य देश में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा, पाकिस्तान का भी यहाँ होगा।
जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है। राजदूत जो है मेगा कहाँ का, यूनान का मेगास्थनीज, वह अपने संस्मरण मतलब याद के आधार पे जैसे भी हो लिखा है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो तुम लोग उम्मीद है कि इस सवाल का उत्तर लिख लेगा। एक दो बार घर में पढ़िएगा भी। ठीक है, इस मतलब पूरा बुक में कुछ कुछ चैप्टर थोड़ा बहुत उलझा पुलझा, बाद बाकी याद करने का वजन खुद ही याद हो जाएगा। अगला सवाल है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? अथवा अगर ऐसा सवाल नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा क्या, राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया, मतलब याद किया है? लिखा है, राजशेखर ने अपने काव्य मिंसाम में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र शिक्षा का एक, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय और बहुत सारा विश्वविद्यालय था, तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था ना कि विदेश से भी लोग यहाँ आकर के रहता था। उसमें बहुत सारा रूम था जो दिया जाता था। टीचर, अध्यापक अध्यापिका उसको बोलते हैं। इतना था ना कि एक दूसरे को पहचानता है, सोचो विद्यार्थी कितना होगा। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए, जैसे पाणिनि विद्वान का नाम है। संस्कृत का बहुत सारा विद्वान जन्मा, जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी वही विश्वविद्यालय में। ठीक है, बड़ा बड़ा संस्कृत का, मतलब पूरा विश्व में विख्यात था यह विश्वविद्यालय। तो राजशेखर बताया क्या, पटना शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। कब से? प्राचीन काल से ही। ठीक है, यहाँ बहुत सारा विद्वान हुआ और बड़े बड़े विद्वान का परीक्षा यहाँ हुआ है। कहाँ? पटना में। अभी भी पटना प्रचलित है। बिहार में सबसे प्रमुख नगर पटना ही है ना, बिहार की राजधानी पटना ही है। पटना में अभी भी गोलघर है जो अंग्रेज बनाया था अनाज रखने के लिए, तारामंडल है, चिड़ियाघर है, नहीं है? सब जगह अभी भी घूमने लायक है। और सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन है बिहार का? पटना ही है। ज्यादा घनत्व वाला भी नगर पटना ही है, नहीं? आगे है क्या? अच्छा, अभी जो हम बताएं कि यहाँ बहुत सारा विद्वान का परीक्षा लिया गया था, तुमको पूछेगा संस्कृत का विद्वान का नाम बताइए। तो हम अभी बताए थे न, पाणिनि, पतंजलि, पिंगल, है ना? लिख सकते हैं सबका नाम। अगला सवाल है क्या, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों के बारे में बताइए। पटना को हम लोग पहले जो संस्कृत ग्रंथ आता था उसमें किन किन नामों से लिखा गया था, बुलाया गया था या पुकारा गया था? हम लोग अभी जानते हैं पटना को पाटलिपुत्र भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? और किस नाम से जानते हैं? सुनिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पटना को विभिन्न नाम से पुकारा गया था, जैसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, एक पाटल ग्राम भी था। ठीक है, पाटल ग्राम आदि लिख सकते हैं, क्योंकि इतना हम लोग जानते हैं, और भी हो सकता था, नहीं? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटल ग्राम। ठीक है, समझा बात को? अभिषेक खड़ा हो जाओ, बताइए किन किन नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम आदि लिख दीजिएगा। ठीक है, बैठिए। पटना में मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखें। ठीक है, यहाँ जो लिखे के बाद करे लिखा हुआ है, मिस्टेक है। ठीक है, तो उसको घेर लीजिएगा, करे नहीं होना चाहिए, लिखे होगा सिर्फ। ठीक है, जिसके पास नोट्स है सभी क्या करो, करे को घेर दो, करे नहीं होगा। देखें पेन, उल्लेख करे लिख सकते थे, या सीधा लिखे लिख दिया तो करे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्रिंट हो गया गलत, टाइप ही। सुनिए, पटना में कौन कौन ऐसा जगह है जो दर्शनीय? दर्शनीय मतलब देखने जाता लोग, प्रसिद्ध है। कभी पटना जाएगा, इन सभी जगहों पे जाना बनता है। पहले गोलघर,
क्या? अंग्रेज बनाया था अनाज रखने के लिए, ठीक है। अंग्रेज बनाया था क्या करने के लिए? अनाज रखने के लिए, ठीक है। तारामंडल, ठीक है। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान। जैविक उद्यान जानते हैं? संजय गांधी जैविक उद्यान, यह क्या है? जीव अभ्यारण्य केंद्र है, चिड़ियाघर जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ जीव जंतु को संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो कभी पटना जाइए, इन सभी जगह पे जरूर जाइएगा। दूसरा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि। सचिवालय और उच्च न्यायालय, और यह क्या है? कानून व्यवस्था से संबंधित चीज है। जैसे कोर्ट कचहरी नहीं होता है, उससे रिलेटेड चीज है, ठीक है। आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है, और बहुत सारा, जैसे पटना जंक्शन पे महावीर मंदिर है ना? नहीं है? वैसे पटना में और बहुत सारा जगह है जो दर्शनीय है, तो दो चार को का नाम लिख के आधे लिख देंगे, बात नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध के बारे में तुम लोग जानता होगा, क्या जानता है? बचपन में इसका नाम सिद्धार्थ था, नहीं था? वही बाद में बुद्ध बना था। मतलब एक राजा के यहाँ जन्मा था। देखिएगा, जब जन्मता है ना बच्चा, तो आता है, उसका क्या करने आता है, मतलब कुंडली देखता नहीं, बड़ा बड़ा जो ऋषि सब था, वो लोग बताया कि एक दिन ही बच्चा बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा संत बनेगा। इससे उसका जो पिताजी था ना, उसको टेंशन होने लगा, क्या इतना बड़ा राजपाट है, कौन चलाएगा? क्योंकि पहले राजतंत्र था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, नहीं बनता था, और राजा का बेटा राजा बनता था, तो वह उसका अपना राजपाट का देख रेख अगर नहीं करता तो कौन करता? इसलिए उसका पिताजी पूरा प्रयास किया कि वह मतलब बड़ा संत या अन्य चीज नहीं बने, यह राजा ही बन करके अपना जीवन यापन करे। इसलिए उसका दिमाग भटकाने का बहुत प्रयास किया, है ना। जैसे अपने दरबार में नाच गाना करने के लिए बुलाता था, ताकि इसका दिमाग बढ़ जाए। बहुत कम एज में ही, 16 वर्ष के एज में ही शादी करवा दिया यशोधरा से। क्यों करवा दिया? ताकि पत्नी बाल बच्चा सब में उलझ के रह जाए, है ना, और मतलब संत या महात्मा नहीं बने। कुछ दिन बाद उसका एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा राहुल। नहीं, फिर एक दिन अपना पत्नी को, अपना बेटा राहुल को अपने जीवन का राहुल समझते हुए रात में उसको छोड़ करके घर से चल दिया। जाने का रीजन था, वह समाज में देखता था ना लोगों को, तो उसको लगता था कि जो सबसे सुखी है ना, वह साधु महात्मा ही है, उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं। और फिर घर को त्याग करा, फिर महात्मा बन गया, और बहुत बड़ा मतलब संत बना। लोग उसको देवता के श्रेणी में रखा और पूजने भी लगा। उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया। बाद में अब बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, तो फिर बौद्ध धर्म का पतन हो गया। भारत में तो बहुत कम संख्या में, लेकिन अन्य जगहों पे अधिक है। बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित नाम ही है। तो जब हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे, अभी फिलहाल यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? सुनिएगा क्या कहा था। अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? दोनों में से कोई सवाल रहेगा, इसका उत्तर एक ही होगा। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? तो समझ में आ रहा सबको? झूठ नहीं बोलना, नहीं आएगा बोलना नहीं आ रहा। कोशिश करेंगे कि हम और बढ़िया समझा पाए, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारा चैप्टर है ना, सिर्फ सुन के आपको याद होगा, बढ़िया से याद होगा। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे, बहुत बार पटना आया था, ठीक है। यहाँ का विधि व्यवस्था
जलवायु और सब चीज़ देख करके आकर्षित हुआ था और बताया था कुछ। आकर के यहाँ इस गांव में महत्व को बढ़ाया। देखिए कोई आदमी कहीं जाता है ना, ठीक है, तो उन जगहों का नाम जब बड़ा लोग जब जाता है तो वह जगह का नाम मतलब देश स्तर पे विकसित हो जाता है। आज हमारा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर मंझेली आए, ठीक है, तो मंझेली के बारे में पूरा पेपर में छपेगा, न्यूज़ में चलेगा कि आज प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। नहीं, तो इस जगह का नाम ऊंचा होगा ना? नहीं होगा। वही बात उस समय जब बहुत बड़ा महात्मा और एक धर्म का स्थापक बन गया था कौन? महात्मा बुद्ध। तो उनका भी नाम इससे भी ज़्यादा था ऊपर, क्योंकि वह भगवान के श्रेणी में आ गए थे। नहीं, लोग अपना अच्छा कर्म करके भगवान के श्रेणी में आ जाते हैं। तो पटना जब आया तो वहाँ का नाम क्या हुआ? और ज़्यादा विकसित हुआ। और उन्होंने उस पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा, सुनो। यह कालांतर में एक दिन महानगर होगा। कालांतर मतलब आने वाला समय में, काल में अंतर मतलब समय में अंतर, ठीक है। परंतु इस नगर में आग, पानी और युद्ध का भय हमेशा बना रहेगा, शांति नहीं रहेगा। मेरा मतलब ये, इसका मतलब मेरा नहीं, किसका? महात्मा बुद्ध का। यह नगर, यह जगह एक दिन कालांतर में बहुत बड़ा नगर बन के सामने आएगा और यहाँ आग और पानी, युद्ध जैसे समस्याओं का हमेशा क्या होगा? मतलब समस्या होगा। आज पटना बहुत बड़ा नगर है ना, लोग वहाँ शांति नहीं रहता क्योंकि बहुत ज़्यादा घनत्व है ना, विभिन्न प्रकार की बीमारी और बहुत सारा समस्या है। नहीं, तो इनका जो भविष्यवाणी है वो सही हो रहा है ना? नहीं। आगे है पाटलीग्राम नगर के वैभव का वर्णन करें। वैभव मतलब वहाँ का समृद्धि, अच्छाई, क्या क्या चीज़ था, क्या सब बढ़िया चीज़ था, उसके बारे में कहता है। पटना के बारे में, पटना का अन्य नाम क्या क्या बताए थे? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलीग्राम और हो गया। किसने कहा था कि एक दिन यह जो पाटलीग्राम है यह बहुत बड़ा नगर बनेगा? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कौन धर्म का स्थापना किया था? किसके समय पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ये लड़की कहाँ खोई है? देख रहे हैं, देख भी जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ देखने से होगा? हाँ, कुछ पूछे तो बताया कीजिए, ठीक है। इधर देखो, समझ रहा हम क्या बोल रहे हैं? चलिए, पाटलिपुत्र नगर के वैभव के बारे में बताइए। तुम लोग अभी खुद से भी लिख सकता है, हम बताते हैं, सुनिए। पाटलिपुत्र वैभव से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने समय से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा, क्योंकि बताए थे भी प्राचीन में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। यहाँ नहीं था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरा दुनिया में विख्यात था और बड़ा बड़ा विद्वान का यहाँ एक परीक्षा हुआ है। देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, तो पूरा दुनिया में प्राचीन काल से ही विख्यात था ना। कौन? दो तीन को विद्वान का नाम बताइए तो। पाणिनि, पिंगल, पतंजलि। जो भी बताएं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, विदेशी यूनानी लोग यहाँ आकर अपने संस्मरण में यहाँ अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। जैसे मेगास्थनीज बताया था, विदेशी ही ना था? मेगास्थनीज ने लिखा, चंद्रगुप्त के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट, बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थी। पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? यही ना हम लोग पढ़ रहे थे। तो पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। नहीं, यहाँ लोग क्या था? समृद्ध था।
सभी अपना जीवन खुशहाल व्यतीत कर रहा था, नहीं? सवाल था पटना का वैभव के बारे में, नहीं? पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने परंपरा के लिए विश्वविख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने संस्मरणों में यहाँ अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत बढ़िया था। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही है। जब राजा अशोक बना था उस समय भी यहाँ बहुत ज़्यादा समृद्धि था, लोगों में खुशहाल वाला जीवन व्यतीत था, कोई मतलब समस्या नहीं था उसके राजपाट में। कोई भी राजपाट परिपूर्ण रूप से बढ़िया नहीं होता, जैसे आज प्रधानमंत्री है ना, तो जरूरी नहीं कि सबकी के लिए बढ़िया ही हो या सभी क्षेत्र में अच्छा हो, लेकिन अधिकांशतः जो काम होता है ना उसका गिनती होता है, नहीं? कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मिंसाम, तुमको पूछेगा कवि राजशेखर का रचना कौन है, तो काव्य मिंसाम, या काव्य मिंसाम को किसने रचा था, तो राजशेखर। किसने? राजशेखर में ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर परिरक्षित हुए। आज पाटलिनगर पटना के नाम से विश्वविख्यात हो गया है, जहाँ संग्रहालय है जिसको म्यूजियम बोलते हैं। संग्रहालय क्या होता है पता है? जो मतलब इस राज्य में या देश में कुछ विशेष व्यक्ति हो उसके चीज़ों को एक जगह इकट्ठा, जैसे महात्मा गांधी का चश्मा, लाठी, टोपी, वो सब घड़ी सब एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो हाँ, जहाँ रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? म्यूजियम, जिसको हम लोग संग्रहालय बोलते हैं, ठीक है? जो व्यक्ति विशेष है उसके चीज़ों को रखा जाना। गोलघर है, जैविक उद्यान है, इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। संग्रहालय में सभी चीज आज जमा है, हम लोग देख सकते हैं जाकर के। अगला है क्या? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? देखिए, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा हम लोग मनाते हैं ना, वैसे ही पटना में प्राचीन काल में एक महोत्सव होता था, उसका नाम था कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इस समारोह में विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन में हुआ था, ठीक है? जब गुप्त काल चल रहा था उस समय यह मतलब त्यौहार शुरू हुआ था। कौन सा त्यौहार? कौमुदी महोत्सव। कब मनाया जाता था? शरद काल में, ठंडा के टाइम में। जैसे अभी शरद काल प्रवेश करने वाला है ना, प्रवेश कर चुका है 25%, नहीं? सुबह में ठंडा, दोपहर में गर्मी और शाम में थोड़ा सा कम ठंडा लगता, नहीं? सुबह में कंबल ओढ़ता है ना, और दिन में ऐसे टहलता है जैसे गर्मी में टहलते थे हम लोग। ऐसा ही मौसम बढ़िया होता है ना, सब चीज़ का फील हो जाता हम लोगों को। आगे है क्या? दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? अथवा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग पटना कहते हैं, महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में से श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर जितना नगर है ना, सबसे श्रेष्ठ कौन है? पटना। सबसे श्रेष्ठ कौन है? पटना। यहाँ सरस्वती के वंशज मतलब बहुत बड़ा बड़ा विद्वान जन्मा है, जैसे पामनी, पिंगल, वरुचि, ये सभी था, ठीक है? पतंजलि, यह सभी बहुत बड़ा बड़ा विद्वान था। इसको दामोदर गुप्त जो कवि है वह क्या बोला है? सरस्वती के वंशज। क्या बोला? सरस्वती के वंशज, ठीक है? यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से किया। इंद्र की भरी पूरी नगरी स्वर्ग, स्वर्ग का राजा हम लोग जानते हैं ना, इंद्र को कहते हैं, नहीं? तो स्वर्ग से तुलना किया कवि दामोदर गुप्त। किसका? पटना का, पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि पटना इंद्र की भरी पूरी नगरी के जैसा है। किसने कहा? और कवि काव्य मीमांसा नाम किसने लिखा था?
राजशेखर कि चंद्रशेखर था? राजशेखर। राजशेखर भी कवि था नहीं रे? प्राचीन ग्रंथों में पटना में कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो पढ़ चुके थे नहीं? तो आप लोग बताइए। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम और पाटलिपुत्र। चलिए सुन रहे तो याद भी है ना। कौन कौन सा विदेशी यात्री पटना आया था? तो मेगास्थनीज आया था, यूनानी था। फाहियान, वेहनसांग, ठीक है, इत्सिंग, यह सभी चीनी यात्री था और विदेशी यात्री पटना आए थे। इसके अलावा और बहुत सारा यात्री सब प्रसिद्ध था, तो इन सभी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसका कुछ कुछ सवाल है ना आपको याद करना होगा। ठीक है, जैसे नाम सब है तो याद रखना होगा ना। प्राचीन ग्रंथों में पटना में को कौन कौन से नाम से जाना जाता था? सवाल बार बार रिपीट हो रहा है ना रे। बढ़ते हैं आगे। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आया था? अच्छा, 2 बार हो चुका है। पाटलिपुत्र कैसे बना? सुनिए, पाटलिपुत्र से पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना। पाटल पुष्प की अधिकता के कारण यहाँ का नाम पाटलग्राम रखा गया था। धीरे धीरे वह पाटलग्राम पाटलिपुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि नामों से हम लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं? क्या बात है, जय मुस्कुरा रहा है। अगला सवाल है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म मुख्य रूप से भारत में रहता है ना। एक धर्म है सिख। क्या है? नहीं बोलता जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलता है। गदर फिल्म देखा तुम लोग? उसमें सनी देओल ज्यादातर यूज करता है। पगड़ी बांधेगा माथा में और सिख संप्रदाय को मानेगा। सिख संप्रदाय को मानने वाला लोग हमेशा अपने साथ तलवार रखता है, नहीं कम से कम गला में भी छोटा सा बना करके पहनेगा। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्य में उत्तर दे। 3 वाक्य में उत्तर देगा तो क्या? देखिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना में पूजनीय स्थल अवस्थित है, क्योंकि इसका सिख का जो गुरु था ना, इसका जन्म यही हुआ था। 10वां गुरु, गुरु गोविंद सिंह का, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यही हुआ था, इसलिए यह ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ उनके 10वें गुरु का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा क्या होता है? वहाँ मतलब फ्री में भोजन कराया जाता है लोगों को, मतलब सेवा के उपदेश से बनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था? दोनों के समय बढ़िया था और दोनों राजा बहुत बढ़िया था, ईमानदार था अपने प्रजा के प्रति। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हो गया। मतलब बढ़िया तो था ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब अशोक बना राजा इसको और बढ़िया बना दिया। जैसे सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगवाया, जगह जगह कुआं खुदवाया। जो भी यात्री मतलब रास्ते से होकर के जाता था, पहले इतना परिवहन का साधन नहीं था, पैदल ही जाता था लोग, तो जगह जगह कुआं खुदवाया, तो वहाँ पानी पीता था, पेड़ के छाँव में बैठता था, है ना। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव के बारे में बताइए। तो एक तो बताए थे कौमुदी महोत्सव, और देखते हैं क्या है। पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। नगर में रहने वाला जो लोग था खुशी से झूम उठता था। इस समारोह में विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन में था। आज जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता ना 9-10 दिन तक, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। ठीक है, लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है? इस चैप्टर का क्या संदेश है? आखिर देने का कुछ न कुछ कारण होगा। पढ़ते हैं। लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर नगर था, जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। सभी चीज़ था और सभी चीज़ से परिपूर्ण था। यहाँ का राजा भी बढ़िया था, जनता भी बढ़िया था, पूरा नगर में खुशहाल, सभी अपना जीवन सुखी संपन्न व्यतीत करता था।
दुख दर्द बहुत कम था, इसलिए उसका नाम नहीं लिखा है। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल, मध्यकाल मतलब बीच वाला टाइम है। उसके बाद मुगल काल आया, जब मुस्लिम लोगों का शासन हुआ देश पे, है ना। भारत में जैसे गुलाम अंग्रेज 200 साल तक रखा ना, वैसे मुगल काल में मुस्लिम लोग भी भारत को गुलाम रखा। कितना साल तक? 200 साल तक। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बेटा, फिर उसका पोता, पर पोता, पर पोता, ऐसे करके चलते रहा। और 200 साल तक राजा का बेटा राजा बनते रहा, समझा। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ ना, तब अंग्रेज मुगल शासक को हराया, ठीक है, और फिर वो लोग अपना सत्ता जमा लिया और फिर गुलाम बना। कैसे भारत हमेशा से लूटते आया, समझा बात। हाँ, लिखा है क्या? मुगल काल में इस नगर को पुनः उद्धार हुआ, ठीक है। मध्यकाल में स्थिति बहुत खराब था, मुगल काल में इसका ठीक ठाक हुआ, स्थिति बढ़िया बन गया। क्योंकि कुछ राजा बढ़िया भी था, जैसे अकबर बहुत बढ़िया राजा था। अकबर मुस्लिम धर्म का था, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता था, किसी धर्मों का बुराई नहीं करता था। अगर किसी धर्म में अच्छाई चीज लगता था, उस चीज को वो अपना लेता था। हिंदू धर्म में उसको लगा तिलक लगाना चाहिए, तो अपने सर पे तिलक लगाता था हमेशा। हिंदू धर्म में अग्नि को देवता मानता है ना, नहीं मानता। देखिएगा शादी विवाह में अग्नि को का फेरा लेता, 7 फेरा। उसी समय पत्नी नहीं, पति पत्नी को वचन देता नहीं, कि पत्नी पति को वचन देता है, दोनों एक दूसरे को देता है, नहीं रे। अंग्रेज के शासन काल से लेकर के वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हुआ। और बहुत सारा, जैसे अकबर क्या कहते हैं, एक धर्म चलाया, दीन इलाही। उसमें सभी धर्मों के अच्छाई का समावेश किया और उस धर्म को कोई भी मान सकता था। तो मुगल काल में भी अच्छा राजा हुआ। अपने दरबार में हमेशा आग जला के रखता था, क्योंकि अग्नि को देवता मानता था। 24 घंटा उसके दरबार में आग जलता था। किसके दरबार में? अकबर। वहीं एक और बड़ा घटिया राजा था औरंगजेब। वह मुस्लिम धर्म अगर कोई नहीं मानता था ना, उसको मार देता था जबरदस्ती। अपने राज्य में बोलता था नहीं, मुस्लिम धर्म मानना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर था या कोई था, उसके पूरे परिवार को मार दिया था, उसको फांसी पे चढ़ा दिया था, सिर्फ मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया तो अपने धर्म को बढ़िया बताना अच्छा बात है, लेकिन दूसरे धर्म को खराब बताना ही गलत बात है। नहीं, ठीक है, मुस्लिम धर्म को ऊपर उठाना चाहता है, अच्छा बात है, सभी अपने धर्म को ऊपर उठाए, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती सताना गलत बात है। औरंगजेब घटिया था राजा। वैसे बहुत राजा बढ़िया भी हुआ और बहुत खराब भी हुआ। तो यहाँ कहता है कि जब प्राचीन काल था तो पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया था, मध्यकाल में खराब हो गया। जब मुगल काल आया तो फिर से रक्षा व्यवस्था बढ़िया हो गया और सभी चीज़ों में पटना समृद्ध हो गया। और आज तो पटना का स्थिति तुम लोग जानता ही है। इस प्रकार पाटलिपुत्र वैभव में टोटल 17 क्वेश्चन का अनुवाद हम तुम लोग को हिंदी में बताए और आएगा भी तो यह हिंदी में ही आएगा, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। आज पहला दिन क्लास था, तो 17 सवाल को एक बार आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, कल हम लोग सुनेंगे, ठीक है। ठीक है तब।